सुहाना अपनी बुआ की बात पर ध्यान नहीं देती, लेकिन चंपा रोज रोज अब सुहाना से एक ही बात करने लगती है और उसका मन बदल देती है और बच्चा गिराने की बात उसके मन में डाल देती है। एक बार चंपा सुहाना को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। ये जब सरिता को पता चलता है तो सुहाना के ससुराल वालों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहीं सुहाना को बीच में रोकते हुए नीलम कहती है, बहू तू ये क्या करने जा रही थी? बच्चा गिराने आई है यहाँ, तुझे शर्म है या नहीं? सुहाना कॉलेज से घर आती है और सीधा अपने कमरे में जा ही रही होती है। तभी सुहाना की बुआ चंपा उसे बीच में टोकते हुए कहती है, अरे सुहाना, अब तो तेरी पढ़ाई भी खत्म होने वाली है। कोई लड़का देखा है अपने लिए? अगर नहीं देखा है तो मैं तेरे लिए लड़कों के इतने अच्छे अच्छे रिश्ते बता दूंगी। बुआ, अभी मुझे आगे की पढ़ाई और भी करनी है और ये कोई शादी की उम्र नहीं है मेरी। यही उम्र शादी की बहुत सही है। अरे जब हम तेरी उम्र के थे न तो हमारी शादी हो चुकी थी और हम अपना घर संभाल रहे थे, लेकिन आजकल के बच्चे पता नहीं क्या ही चाहते हैं। हाँ, इतना अच्छा घर संभाला कि घर में रह ही नहीं पाई और मायके उठ कर आ गई। कुछ कहा तूने? नहीं बुआ जी, मैंने तो बस इतना ही कहा कि तब के समय में और अब के समय में कितना फर्क भी तो है ना। अब तो हर चीज जल्दी हो जाती है, लेकिन अब बच्चों को थोड़ा सोचने समझने का समय देना चाहिए। सुहाना इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। सुहाना के वहाँ से जाते ही चंपा अपनी भाभी यानी सुहाना की माँ सरिता के पास जाती है और बोलती है, क्यों भाभी, आपका ध्यान नहीं रहता ना अपनी बेटी पर? ऐसा तो नहीं है दीदी, मैं तो पूरा ध्यान रखती हूँ, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रही हो? कुछ हुआ है क्या? होना क्या है, सुहाना बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है। अब तो आपको उसकी शादी के लिए लड़के देखना चाहिए, लेकिन नहीं, बच्ची को खुली छूट जो दे रखी है कुछ भी करने की। दीदी क्या आप भी? अरे वो पढ़ाई कर रही है और लड़का इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाता है। बताओ, कुछ होश ही नहीं है। अगर भैया जिंदा होते ना तो अब तक हाथ पीले भी हो चुके होते इस सुहाना के, लेकिन माँ को तो बस अपनी ही पड़ी है, इसीलिए बच्ची की शादी जाए भाड़ में। दीदी आप क्यों नाराज हो रही हो? मेरी बच्ची है सुहाना, मैं अपने बच्ची के बारे में वैसे भी बहुत सोचती हूँ। सोचती है ना? अब तो जल्दी से शादी करवा दे सुहाना की, वरना नाते रिश्तेदार ताने देने लग जाएंगे। और कुछ लड़के तो मैंने भी पसंद किए हमारी सुहाना के लिए, देख अगर तुझे पसंद आए तो। ठीक है दीदी, अगर आप इतना ही कह रही हो तो देख लेते हैं लड़का, जो ठीक लगेगा उसी से रिश्ता पक्का कर देंगे हम अपनी सुहाना का। भाभी आप ना ज्यादा मत तेज चलो, मैं कह रही हूँ इसीलिए मत करो, बल्कि आपको अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, वरना कल को तो आप मुझे ही बोलोगी कि मैंने बोला था शादी करवाने को। दीदी आप हर बात को ऐसे घुमा क्यों देती हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और सुहाना क्या बस मेरी ही बच्ची है? आपकी कुछ नहीं लगती सुहाना? अरे आप तो उसकी बुआ हो, जितना हक मेरा है सुहाना पर उतना ठीक आपका भी हक है। और मुझे लगा कि आप मेरी बेटी के बारे में सोच रही हो। है, मैं तो अपने पूरे परिवार के बारे में सोचती हूँ, लेकिन पता नहीं परिवार वाले तो मुझे ही दुश्मन समझते हैं। अरे जवान बेटी है, भगवान ना करे कल को ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा हमारी सुहाना का। मैं तो बस इसीलिए बोल रही हूँ कि सुहाना की जल्दी से शादी करवा देनी चाहिए। हाँ आप सही बोल रही हो दीदी, मैं फालतू सोचने लग गई थी। आप लड़के वालों को कल ही घर बुला लो, अगर लड़का सही लगा, परिवार सही लगा तो आगे बढ़ा देंगे बात। सुहाना से तो मैं खुद ही बात कर लूंगी। सरिता अपनी ननद की बातों में आ जाती है और सुहाना की शादी के लिए मान जाती है। अगले ही दिन रोहित नाम का लड़का अपनी माँ नीलम के साथ आता है। नमस्ते बहन जी, हमें मेरी नंद ने बताया था कि आप आने वाली हो। जी जी नमस्ते। सब बातें करने लगते हैं और दोनों परिवार को एक दूसरे का परिवार बहुत पसंद आता है और कुछ ही दिनों में सुहाना और रोहन की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद सुहाना की सास नीलम सुहाना से कहती है, बहू अब तक हम जब भी तेरे मायके आए हैं वहाँ हमेशा तेरी बुआ मिलती है। हाँ हम पहले से जानते हैं उन्हें, लेकिन ये नहीं पता था कि मायके में ही पड़ी रहती है तेरी बुआ हमेशा। अब माँ जी इस बारे में मैं क्या ही बोलूं, माँ मेरी बुआ को ना कुछ कहती ही नहीं है और धीरे धीरे बुआ जी ने घर से सारे बड़े छोटे फैसले खुद ही लेने लग गई हैं।
माँ को कुछ बोलने भी नहीं देती वो। मुझे अपना बोलना सही तो नहीं लग रहा, लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि बुआ मायके में ही आकर बैठ जाए। अरे किसी भी चीज की हद होती है, लेकिन क्या करे, अब कोई समझना ही नहीं चाहता है तो। नीलम की बहू को भी अपनी बुआ को मायके में रहना अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिनों बाद सुहाना अपने मायके जाती है और कई दिनों तक वहीं रहने लग जाती है। और एक बार माँ और बुआ और सुहाना एक साथ बैठे होते हैं। तभी चंपा कहती है, क्या हुआ सुहाना, तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है वहाँ? बुआ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वहाँ सब ठीक तो है ना? मुझे क्या परेशानी होगी? बल्कि वहाँ तो सब लोग मुझे बहुत ज्यादा मानते हैं। मेरी सास तो अपने बेटे से भी ज्यादा मानती है मुझे। अच्छा, लेकिन लगता नहीं है ये सब देखकर। क्या देखकर नहीं लगता? बुआ जी, आप बोलना क्या चाहती हो, जरा साफ साफ बोलो। अरे इतने दिन हो गए हैं और अब तक तू अपने मायके में ही पड़ी है। तेरे ससुराल से ना कोई तुझे लेने आया है और ना ही फोन आया है। कब तक मायके में पड़ी रहेगी? बुआ जी, आप जो बोलती हो क्या वो आपको सुनाई देता है कि आप क्या बोल रही हो? देख रही हो सरिता भाभी कैसे मुझे पलट कर जवाब दे रही है। अरे मैंने तो जो कुछ भी पूछा है वो इसकी भलाई के लिए था, लेकिन नहीं, इसे तो अपनी बुआ को निशा दिखाना है। सुहाना, बुआ तुझसे बड़ी है ना, तू क्या कुछ भी बोली जा रही है? तमीज नहीं है क्या बोलने की तुझे कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? माम, मुझे तो तमीज है, लेकिन शायद बुआ जी को ही तमीज नहीं है। अरे मैं अपने मायके में कुछ दिनों के लिए क्या आ गई, इन्हें तो मैं खटकने लगी और खुद को नहीं देख रही कि खुद कितनी दिनों से यहाँ अपने मायके में बैठी हुई है। अरे हम कुछ बोलते नहीं तो इसका ये फायदा उठा रही हैं। बस कर सुहाना, तेरी बुआ है वो, तेरे पापा की बहन। अगर इन्होंने तुझे 4 बातें बोल भी दी तो तेरा फर्ज बनता है कि तू सर झुका के इनकी बातें चुपचाप सुने, ना कि जवाब दे। और क्या गलत कहा है? तेरी शादी हो गई है, तेरे ससुराल वालों को सोचना है, लेकिन तू तो अपने ससुराल वालों की ही हो गई पूरी तरह। अपनी माँ की बात सुनकर सुहाना को बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत वहाँ से उठकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुहाना पेट से होती है और गर्भवती हालात में बेटी अपने मायके में रहती है, इसलिए सरिता उसे अपने घर ले जाती है। और वहाँ आने के बाद सुहाना खट्टा खाने लगती है। ये देखकर चंपा कहती है, सुहाना, तू खट्टा क्यों खा रही है? तुम मीठा खा, मीठा खाने से लड़का होता है। बुआ जी, लड़का हो या लड़की, मेरे ससुराल वालों को लड़का या लड़की से फर्क नहीं पड़ता। उनका ये मानना है कि जो भी हो उनका अपना ही होगा। वो तो अच्छी बात है कि तेरे ससुराल वाले ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन मन ही मन तो वो भी चाहते होंगे कि लड़का हो। मैं जानती हूँ उन्हें, उन्होंने भी कभी ना कभी तुझे बोला होगा ना कि बस पोते का मुंह दिखा दे। सुहाना अपनी बुआ की बात पर ध्यान नहीं देती, लेकिन चंपा रोज रोज अब सुहाना से एक ही बात करने लगती है और उसका मन बदल देती है और बच्चा गिराने की बात उसके मन में डाल देती है। एक बार चंपा सुहाना को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। ये जब सरिता को पता चलता है तो सुहाना के ससुराल वालों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहीं सुहाना को बीच में रोकते हुए नीलम कहती है, बहू, तू ये क्या करने जा रही थी? बच्चा गिराने आई है यहाँ, तुझे शर्म है या नहीं? लेकिन अगर मुझे लड़की होगी तो आप लोग इस बच्चे को अपनाओगे ही नहीं। तुम पागल हो क्या सुहाना? ये सब तुमने सोचा भी कैसे? और ये सब फिजूल की बातें तुम्हारे दिमाग में डाला किसने? बुआ जी, दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप बड़ी हो। मैंने हमेशा इसी बात का लिहाज किया और आपको इसीलिए कुछ नहीं कहा, लेकिन आप तो मेरी बेटी के दिमाग में ये सब डाल रही हो। सही कहा था, मायके में पड़ी रहने वाली बुआ को जल्दी रवाना कर देना चाहिए। इतना सब हो जाने के बाद सरिता अब चंपा को मायके में नहीं रहने देती और घर छोड़कर जाने को भी कह देती है। रूमा के बेटे अजय की कुछ महीनों पहले ही कैंसर जैसी बड़ी बीमारी के कारण उसका देहांत हो गया था। वही रूमा की विधवा बहू चंदा अब सिंपल और सादगी में नजर आया करती थी। एक रोज चंदा की देवरानी कंचन चंदा से कहती है, दीदी सुनो ना, आपको तो मेहंदी कितनी अच्छी लगानी आती है, तो आप मुझे मेहंदी लगा दोगी क्या? अरे नहीं, आपको पता है ना, माँ जी ने चंद्रकला आंटी की बेटी पिंकी को मेहंदी लगवाने में कितना बवाल किया था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। माँ जी को अगर पता चला कि आप मेहंदी लगा रही हो तो आपको ही खामाखा सुनाएंगी। लेकिन मुझे तो मेहंदी लगानी ही नहीं आती,
कल तो मुझे अपने छोटे भाई की शादी में जाना है और अगर मैं मेहंदी लगाकर नहीं गई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। देख कंचन, रात में चुपके से तुझे मेहंदी लगा दूंगी मैं, लेकिन ये बात ना माँ जी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब देर रात चंदा छुपकर कंचन के कमरे में जाकर अपनी देवरानी को मेहंदी लगा देती है। लेकिन अगली सुबह जब चंदा अपनी सास को चाय दे रही होती है, माँ जी आपकी बिना चीनी वाली चाय। मेरे लाख मना करने के बाद भी तूने अब किसे मेहंदी लगाई? तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि तू मेहंदी मत लगाया कर। लोग सोचेंगे पति मर गया है, तब भी इस पर मेहंदी लगाने का भूत चढ़ा हुआ है। माँ जी बस वो मैं ना कंचन को मेहंदी लगा रही थी तो उसी वक्त ये हो गया। उसे भी मैंने मना किया था, किसी से भी मेहंदी लगवा लिया कर, लेकिन एक विधवा के हाथों से मेहंदी मत लगवाया कर, पर वो भी मेरी बात नहीं सुनती है। माँ जी अब मैं क्या करती, शाम में मुझे अपने भाई की शादी में जाना है तो मैंने इसीलिए दीदी से रात में मेहंदी लगवा ली। वैसे भी दीदी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं। हाँ हाँ अच्छा है, वैसे भी तुम दोनों में से मेरी कोई बात तो मानता नहीं है। अब देर शाम कंचन अपने मायके जाने के लिए तैयार थी। तभी रूमा घबराते हुए घर आती है और अपनी छोटी बहू को कहती है, अरे कंचन बहू कहाँ है? जल्दी से मुझे अस्पताल लेके चल, विपुल का एक्सीडेंट हो गया है, ना जाने कैसा होगा मेरा बेटा। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी अभी ही थोड़ी देर पहले तो उनसे बात हुई थी। अभी तो मुझे हॉस्पिटल लेके चल। हे प्रभु, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू? माँ जी ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब कुछ समय बाद रूमा, कंचन और विपुल घर आते हैं। देवर जी आप ठीक तो हैं? और ये हुआ कैसे? अरे आप दूर रहो, आपकी ही मनुष्यत फैली है इस घर में। और माँ जी सही कह रही थी, मुझे नहीं लगवानी चाहिए थी आपसे मेहंदी। देखो मेरे पति पर कितना बड़ा संकट आ गया था। कंचन ये तुम क्या बोले जा रही हो? भला मैं क्यों फैलाने लगी मनुष्यत? मैंने तो पहले ही मना किया था ना कि मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी। माँ जी ने मुझे मेहंदी लगाने से मना किया है। बस अब आप मुझे कुछ मत बोलो और दूर रहो हमसे। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति और मुझ पर आपका ये मनुसाया भी पड़े। चंदा को अपनी देवरानी कंचन की बातें बुरी लगती है, लेकिन वो अपनी सास, देवरानी और देवर को पलटकर जवाब नहीं देती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और एक रोज रूमा की पड़ोसन चंद्रकला रूमा के घर आती है। अरे रूमा क्या बात है, आजकल तो दिखाई नहीं देती, सब ठीक तो है ना? अरे चंद्रकला क्या बताऊं मैं तो अपनी बहुओं को लेके बहुत परेशान चल रही हूँ। सोच रही हूँ दोनों को अलग कर दूं, और तू तो बड़ी वाली को जानती ही है। अरे मैं तो तुझे कब से कह रही हूँ अपनी बड़ी बहू की शादी करवा दे दूसरी। अगर तू मर गई ना तो तेरी छोटी बहू तेरी बड़ी बहू का जीना दुश्वार कर देगी। यही सब टेंशन से तो मुझे खाया भी नहीं जा रहा। चंद्रकला क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तू कहे तो मैं तेरी बहू के लिए कोई लड़का बताती हूँ। मैं तो तुझे यही सलाह दूंगी कि उसकी शादी करवा दे, अभी उसकी लंबी जिंदगी पड़ी है। रूमा को चंद्रकला की बात समझ नहीं आती है और वो अपनी बहू के लिए लड़का देखने की तैयारी करने लगती है। और ऐसे ही कुछ समय बीत जाने के बाद रूमा की बड़ी बहन चंदा के लिए एक रिश्ता लेकर आती है। बहू मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। अगर तू कुछ नहीं कर रही है तो 2 मिनट बात सुन ले मेरी। जी कहिए ना माँ जी, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बहू देख, मैं हमेशा तेरा भला ही चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तू खुश रहे, इसलिए मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तू मेरी बात नहीं काटेगी। माँ जी ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैं अब अच्छी जिंदगी चाहती ही नहीं। मैं यहाँ आप सबके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे अब और कोई खुशी नहीं चाहिए। बहू मेरी खुशियों के लिए शादी के लिए हाँ कर दे। अपनी सास रूमा के आगे चंदा हार मान जाती है और इस शादी के लिए मान जाती है। जब ये बात कंचन को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है। चलो अच्छा है, अब इस घर में मैं आराम से रहने वाली हूँ। अच्छा है जो ये आफत यहाँ से जा रही है। इधर रूमा अपनी बहू की शादी की तारीख फिक्स करवा देती है और कंचन भी अपनी जेठानी के जाने की खुशी में खूब धूमधाम से शादी की तैयारियों में जुट जाती है। माँ जी दीदी की शादी में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं इन्हें अपनी बड़ी बहन मानती हूँ और आप तो इन्हें बेटी मानती हो, तो शादी भी धूमधाम से होनी चाहिए। मेहंदी, संगीत सब कुछ अच्छे से होगा। इतना सब करने की क्या जरूरत है?
शादी जितनी सादगी से होगी उतना ही अच्छा होगा। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। माँ जी मना मत कीजिए, मैं और विपुल मिलकर सब तैयारी कर लेंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है। कंचन और विपुल मिलकर शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं और मेहंदी वाले दिन कंचन बहुत खुश होती है। देखो दीदी, मैंने आपकी मेहंदी में एक से बढ़कर एक मेहंदी वाली बुलाई है। आज आपको मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, मेरी बेटी की ही मेहंदी जो है। मैं तो बस अपनी बहू को यहाँ से विदा करके खुश रखना चाहती हूँ। अरे बहन जी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। और आप शगुन का कह रही थी। अरे ये कोई बेटी की मेहंदी थोड़ी ही है, बल्कि ये तो विधवा की मेहंदी है। कंचन तो शुरू से ही ऐसी है। एक वजह यह भी है कि मैं अपनी बड़ी बहू की शादी करके विदा कर रही हूँ, वरना ये जितनी चंट और चालाक है ना, कुछ दिनों के बाद तो ये मेरी बहू का जीना हराम कर देगी। एक माँ ही तो है जो मुझे समझाती है, वरना तो इस घर में मुझे कोई है ही नहीं समझाने वाला। और मुझे भी माँ जी के फैसले पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ जी ने तो मेरे लिए माँ से बढ़कर भी किया है। अब मेहंदी तो खत्म हो जाती है और बाकी के रस्मों की तैयारियां शुरू हो जाती है, संगीत और बारात की। बहू, संगीत का रहने देते हैं, बारात में ही तो जमकर नाच लियो। हाँ कंचन, संगीत का रहने देते हैं। मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा। अब सीधे बारात वाले दिन कंचन खूब नाचती है और आखिरकार चंदा और रोहित की शादी हो जाती है और रूमा अपनी विधवा बहू को खुशी खुशी विदा करती है। बहू, मैंने तुझे अजय के जाने के बाद बहुत बुरा भला कहा है, लेकिन तूने कभी भी मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं तुझे कभी खोना नहीं चाहती थी। अब तू जहाँ भी रह, खुश रह बस। अरे रूमा, तू भावुक क्यों होती है? तू बहू नहीं बेटी को विदा कर रही है, और बेटियां तो हमेशा माँ के करीब ही रहती हैं। माँ जी, खोना तो मैं भी आपको नहीं चाहती थी, लेकिन लिखा कौन मिटा सकता है और होने को कौन टाल सकता है। लेकिन अब आपने मुझे बेटी सा प्यार दिया है, तो मैं अपने मायके आती रहूंगी। अब चंदा भी अपनी शादी के बाद अपने नए घर, नई जिंदगी की शुरुआत के लिए निकल पड़ती है। शकुंतला ने अपने बेटे सुंदर की शादी कुछ ही महीनों पहले की थी। शकुंतला की बहू सीमा को बाहर घूमकर अपने सोशल मीडिया पर फोटोज डालने का काफी शौक था। एक रोज सीमा की दोस्त महिमा सीमा को फोन करती है। अरे सीमा, तूने मेरी फेसबुक की फोटो लाइक नहीं की? देखा नहीं था, मैं मैकडोनल्ड गई थी और वहीं पे मैंने बहुत सारी फोटोज खींची, फिर मैंने फेसबुक पे डाल दी। बहू, अरे ओ बहू कहाँ है? यहाँ कुकर सीटी मारे जा रहा है, देख ले कहीं खाना ना जल जाए। अभी आई माँ जी, रखती हूँ महिमा, मैं तेरी फोटोज देखकर लाइक कर दूंगी। अब सीमा अपनी सास की आवाज सुनकर अपनी दोस्त का फोन काट कर किचन में काम करने लगती है। जब से मेरी शादी हुई है तब से तो मैं खुद पर ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। कभी ये करो, कभी वो करो, बस इसी में मेरा सारा समय निकल जाता है। अरे शकुंतला, मुझे तुझसे कुछ काम था। वो मैं क्या कह रही थी, शाम को मार्केट चलेगी क्या? हाँ क्यों नहीं, चल लेंगे। वैसे भी कोई पूछने वाली बात है ये? मुझे भी बाहर गए काफी समय हो गया है। अब तो बहू आ गई है, सुबह शाम का खाना वही बना लेती है। बहू आ गई है या नौकरानी, पूरे दिन सिर्फ काम करवाते हैं बस। अब और नहीं, आज ही मैं उन्हें कह दूंगी कि मुझे घुमाने ले चले, डेट पर ले चले। उन्हें भी अपनी बीवी का थोड़ा भी ख्याल नहीं है क्या? अब देर शाम शकुंतला अपनी पड़ोसन विमला के साथ बाजार गई होती है। तभी कुछ समय बाद ही सुंदर घर आता है। सीमा, माँ कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? और तुमने ऐसा क्यों मुंह बनाया हुआ है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? हर वक्त बस माँ कहाँ है, माँ ने खाना खाया, बस माँ माँ और माँ। आपको याद है कुछ महीने ही पहले ही हमारी शादी हुई है और आपकी एक बीवी भी है। सीमा, क्या बात है? तुम मुझ पे ऐसे भड़क क्यों रही हो? मैं आप पर गुस्सा इसलिए हो रही हूँ क्योंकि आप पति तो बन गए हैं, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। ना शादी के बाद आप मुझे कहीं घुमाने लेकर गए, नहीं आपको कभी मेरी याद आती है कि पत्नी को डिनर पर ले चलता हूँ। सीमा, तुम तो जानती हो मुझे कितना काम रहता है। अब मैं काम नहीं करूँगा तो हम खाएंगे कहाँ से? और शाम को जब मैं घर आता हूँ तो बहुत थक चुका होता हूँ। जी मैं समझ गई आप कहना क्या चाहते हैं। अब अगली सुबह ही सीमा जल्दी उठकर घर का काम करने के बाद अपनी सास से, माँ जी मैं अपनी दोस्त महिमा से मिलने जा रही हूँ, कुछ देर में लौट आऊंगी। अरे बहू, जब तू उससे मिलना ही चाहती है तो उसे घर ही बुला ले।
वो तुझसे भी मिल लेगी और मैं भी मिल लूंगी तेरी सहेली से। नहीं माँ जी, हम बाहर ही मिल लेंगे। मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अभी मैं चलती हूँ। अब सीमा अपने बैग में रोटी सब्जी का टिफिन डालती है और घर से निकल पड़ती है और सीधे पहुंचती है मैकडॉनल्ड। वहां जाकर सीमा एक 40 रुपए वाली टिक्की ऑर्डर करवाती है। पहले इस टिक्की के साथ फोटो ले लेती हूँ, फिर अपना खाना खाकर निकल लूंगी। सीमा करती भी कुछ ऐसा ही है। टिक्की के साथ मैकडॉनल्ड में ढेर सारी फोटो लेने के बाद अपना टिफिन निकालती है और खाना खाने लगती है। अरे मैम, ये आप क्या कर रही हैं? यहाँ पर घर का खाना खाना अलाउ नहीं है। प्लीज आप इसे अंदर रख लीजिए। आप सिर्फ यहाँ पर वही खा सकती है जो आपने यहाँ से ऑर्डर किया हो। अरे तो मैंने आपसे थोड़ी मांगा है ये खाना, यहाँ से भी टिक्की ऑर्डर करवाया है, तो मुझे टिक्की के साथ घर का खाना खाने का मन किया तो मैं खाने लगी। जी, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। सीमा मैकडॉनल्ड में तो पहले से ही फोटो ले चुकी थी। अब अपने घर से लाए खाने को बैग में डालकर मैकडॉनल्ड से निकल जाती है और घर आकर अपनी ढेर सारी फोटो इंस्टाग्राम फेसबुक पर डालती है। अरे क्या बात है सीमा, आजकल तो तुम मैकडोनल्ड के बर्गर पिज्जा खाने लगी है। फोटो में कहीं जीजू नजर नहीं आ रहे। अरे वो गए तो मेरे साथ ही थे, लेकिन उनके ऑफिस से कुछ जरूरी काम आ गया था तो उन्हें जाना पड़ा। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। इतने दिनों बाद ही सही जीजू को तेरी याद तो आई कि तुझे बाहर घुमाना चाहिए। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चल ठीक है, वैसे भी तुझे तो पता है मुझे मैकडोनल्ड का पिज्जा कितना पसंद है। सीमा तो ये सब सिर्फ दिखावे के लिए ही कर रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी इससे बिल्कुल परे थी। एक रोज देर शाम सीमा अपने पति को बहुत जिद करती है कि उसे मैकडोनल्ड जाना है और सुंदर सीमा को मैकडोनल्ड लेकर भी जाता है। हेलो मैम, कैसी हैं आप? बताइए, आज क्या खाएंगी आप? जी, आप इन्हें जानते हैं? बिल्कुल सर, मैम तो हमारी रेगुलर कस्टमर है, रोज यहाँ आती है। अच्छा, ऐसा है क्या? आप जाइए, इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सब ले आइए। और तुम यहाँ किससे मिलने आती हो? तुम्हें तो मैं रोज बता कर आती हूँ। मैंने सोशल मीडिया पर जितनी भी तस्वीरें इन कुछ दिनों में डाली है, वो भी अकेले, वो सब यहाँ की है। तुम्हें पता भी है कितना महंगा ये? यहाँ मैं कमाते कमाते परेशान हो चुका हूँ और तुम ये सोचती नहीं हो और यहाँ के उड़ा देती हो। मैं यहाँ आती जरूर हूँ, लेकिन टिक्की, कोल्ड ड्रिंक यही सब लेकर बैठ जाती हूँ और घर से लाया हुआ खाना खाकर यहाँ से फोटो लेकर चली जाती हूँ। तो आप कुछ बोलो ही मत। तुम्हें यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ घर का खाना नहीं खा सकते? मुझे सब पता है और मुझे कई बार टोका भी गया है, लेकिन मैं तो बस यहाँ फोटो लेने आती हूँ ताकि मेरे ग्रुप के दोस्त कल को मुझे ये ना कहे कि मेरी शादी के बाद जिंदगी कैसी बोरिंग हो गई है। अब देर रात सुंदर और सीमा घर आ जाते हैं। इधर शकुंतला सुंदर से घर आते ही कहती है, आजकल तू अपनी पत्नी के साथ रात रात को कहाँ घूमने लगा है और कहाँ गए थे तुम दोनों जो आने में इतना लेट हो गया? आपकी बहू की ख्वाहिशों को पूरा करने गया था। मैकडोनल्ड जाके मैकडोनल्ड का खाना ना खा के घर का खाना खाना था मैडम को, और वो खा भी रही थी। अरे ये तो अच्छी बात है, बहू को बाहर खाने की आदत नहीं है। और अगर उनके यहाँ घर का खा ही लिया तो क्या हो गया? माँ, वो मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड। वहाँ सिर्फ वहीं का खाना खा सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है अब कुछ भी लेके आ गए, बैठ गए, खा लिया। अच्छा, तो अब समझी। बहू रोज खाना लेकर कहाँ जाती थी? वही जो तूने अभी अंग्रेजी में नाम बताया, वहाँ? हाँ, वही जाती थी। अब आप ना इसे खाना लेके जाने मत दिया करना, वरना किसी दिन मैकडोनल्ड वाले डंडा लेके इसे मारेंगे और धक्के मार मार के इसे वहाँ से निकालेंगे। बहू देख, ये तो तुझे कहीं घुमाने वाला है नहीं। अगर तू मुझे पहले बताती तो हम दोनों सास बहू कहीं घूम आया करते, अच्छी अच्छी जगहों पर। एक से भले दो। चलो अच्छा है, जिसका जो दिल करे ना वो करो। अगर मुझे आप दोनों के कारण कुछ भी सुनने को मिला तो अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब जा जाकर सो जा, अपनी माँ को धमकी मत दे। अब अगले ही दिन दोनों सास बहू मैकडोनल्ड जाते हैं। अरे वेटर बेटा, जरा मेरे लिए बर्गर, आलू टिक्की और एक ठंडा। और मैडम आपके लिए आप क्या लेंगी? वो कुछ नहीं लेगी, मैंने जो मंगवाया है ना वो लेकर आ जाओ। माँ जी, आपने अपने लिए जो कुछ मंगवाया है वो खाओ। मैं तो आज भी घर का ही खाना खाने वाली हूँ, आलू के पराठे और दही। अरे बहू तू खा, और मेरे सामने तुझे कोई बोल जाए मैं उसे देख लूंगी। अब वेटर कुछ समय बाद शकुंतला का ऑर्डर लेकर आता है और सीमा को फिर से घर का खाना खाता हुआ देखकर कहता है, मैम, मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन आप है कि मानने को तैयार ही नहीं है।
तो क्या आपको बचपन से ही कहीं मैकडोनल्ड में खाना खाने का सपना नहीं रहा? अगर ऐसा है तो यहाँ एक जॉब है वेटर की, अगर आप करना चाहे तो कर लीजिए, तब आपको घर का भी खाना खाने के लिए मनाही नहीं होगी। मैं और मैकडोनल्ड्स में जॉब? माँ जी, हाँ हाँ, इसकी जॉब पक्की कर लेगी ये जॉब। बहू क्यों मना कर रही है जब तेरी सास को ऐतराज नहीं है तो? ठीक है, तो कल आप यहाँ आकर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर देना। अरे बहुत बहुत धन्यवाद वेटर बेटा आपका। अब जाओ, मुझे खाने दो। अब अगली ही रोज सीमा मैकडोनल्ड आकर इंटरव्यू देकर जाती है और सीमा की जॉब भी लग जाती है, जिसके बाद सीमा मैकडोनल्ड का तो खाती ही है, लेकिन घर का खाना भी मैकडोनल्ड आकर खाया करती। अब ढेर सारी तस्वीरें भी वो सोशल मीडिया पर डाल सकती थी। सोनिया अपने बॉयफ्रेंड रोहन से मिलने के लिए निकल जाती है और वो दोनों पूरे दिन घूमते रहते हैं। तभी सोनिया बहुत थक जाती है और रोहन से कहती है, रोहन, बहुत तेज भूख लगी है मुझे, चलो ना कुछ खाने चलते हैं। काफी देर से तो कुछ खाया भी नहीं है और मैं घर से भी कुछ खाकर नहीं आई थी। तुमने तो कहा था कि आज तुम मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाओगी। क्या लाई हो बनाकर? हाँ, हम वही खाएंगे आज। तुम्हारे हाथ का खाना मैं पहली बार खाऊंगा। खुशी हो रही है इस बात से ही मुझे। वो क्या है ना, मैं सुबह इतनी जल्दबाजी में निकली, ना तो कुछ बना पाई और ना ही कुछ खाया मैंने। यार ये तो गलत बात है यार, तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती हो। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए मरा जा रहा हूँ यार। जब से तुमने बताया है कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तड़कता भड़कता खाना बनाती हो, तब से तो मैं इंतजार ही नहीं कर पा रहा। यार बताओ ना, कब तुम अपने हाथ का खिलाओगी मुझे? बताओ ना, बताओ ना। वो तो सच ही है ना, मैं वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। इतना अच्छा खाना, तड़कता भड़कता, कि मेरे पूरे मोहल्ले वाले भी मेरे हाथ की खाने की तारीफ करते हैं। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ तुम अच्छा नहीं बनाती हो। अरे मुझे पता है तुम अच्छा बनाती होगी, लेकिन ना मैं भी तुम्हारे हाथ से खाना चाहता हूँ और तारीफ करना चाहता हूँ। लेकिन 3 साल हो गए, तुमने अपने हाथ की मैगी तक नहीं खिलाई मुझे। प्लीज कुछ तो बना के खिला दो। अरे सोनिया, कभी तो खिलाओ प्लीज। लगता है कुछ ज्यादा ही बेताब हूँ मेरे हाथ का खाना खाने के लिए। और नहीं तो क्या यार, तुम इतनी तारीफ करती हो अपने खाने की, तो मैं बेताब ही हूँगा ना। अच्छा जी, अब तो मैं अपने हाथ का खाना तभी खिलाऊंगी जब तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से वाइफ बनाओगे और हमारी शादी हो जाएगी। तभी मेरे हाथ का तड़कता भड़कता खाना खिलाऊंगी मैं आपको। तुम्हें पता है हम दोनों के घर में वैसे ही शादी की बात चली हमारी, और आज नहीं तो कल शादी हो ही जाएगी। लेकिन यार कभी तो कुछ खिला दो अपने हाथों से बना के। अभी नहीं, शादी के बाद। और शादी के बाद तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को ऐसा तड़कता भड़कता खाना खिलाऊंगी कि सब बोलेंगे बहू के हाथों में तो बहुत स्वाद है। अच्छा बाबा ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। शादी के बाद खिलाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, शादी के बाद खा लेंगे। लेकिन अब तो मैं और ज्यादा इंतजार करूंगा तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए। वैसे भी हमारे घर में सब खाने के शौकीन है। रोहन और सोनिया दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और उनके घर वालों को भी इस बारे में पता होता है। कुछ दिनों बाद उन दोनों का रिश्ता तय होने वाला होता है और रोहन की माँ सीमा सोनिया और उसकी माँ माला से बात करते हुए कहती है, वैसे माला बहन, मैंने तो सुना है कि सोनिया बहुत ही तड़कता फड़कता खाना बनाती है। सुना तो आपने सही ही है, काफी तड़कता भड़कता खाना बनाती है। और हम लोगों को तो जहाँ अच्छा खाना दिखा वहीं पिघल गए। और बहू भी ऐसी आ रही है जिसके हाथ का खाना बहुत अच्छा है। अरे बहन जी, आपको ये किसने कहा कि ये अच्छा खाना बनाती है? सब तो तारीफ ही कर रहे हैं ना, आपको क्या जरूरत है तारीफ करने की। और मैं इतना भी कुछ खास नहीं बनाती हूँ, वो तो बस लोगों को पसंद आ जाता है मेरे हाथों का खाना। लेकिन तू क्या लेकिन? अच्छा बनाती हूँ, बस बात खत्म करो ना। एक ही बात को और कितना खींचोगी? और माँ जी जब मैं आऊंगी ना तब आप खा लेना। अरे हमारे घर में तो सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। वो तो पंडित जी ने इतनी दूर का मुहूर्त निकाल दिया। यहीं अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तो कल ही शादी करवा देती। माँ जी मुहूर्त भी तो देखना चाहिए ना, और मुहूर्त पे ही शादी होगी, कितना अच्छा होगा ना। हाँ बिल्कुल सही कहा बहू तूने। अच्छा अब मैं चलती हूँ, वहाँ भी बहुत काम पड़े हैं। मैं यहाँ आ गई हूँ तो वहाँ मेरी बेटी मधु अकेले ही सब कर रही होगी।
चलती हूँ। हाँ, हर कोई सोनिया के हाथ के खाने की तारीफ कर रहा होता है और वहाँ उसके ससुराल वाले तो अपने बहू के हाथ का खाना खाना ही चाहते थे। धीरे धीरे दिन निकल जाते हैं और कुछ दिनों बाद शादी का दिन भी नजदीक आने लगता है। दोनों घरों में शादी की तैयारियां होने लगती है। हर तरफ बहुत चहल पहल, रौनक होती है और फिर सोनिया की रोहन से शादी भी हो जाती है। शादी की भागदौड़ में सब लोग बहुत थक जाते हैं और सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब होती है तो मधु सोनिया का दरवाजा खटखटाने लगती है। भाभी भाभी उठ जाओ, आज आपकी पहली रसोई है। देखो देखो, मेहमान भी आने लगे हैं। आप जल्दी से उठ जाओ और नहा लो। मधु की आवाज सुनकर सोनिया की आंख खुलती है और वो अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। भाभी भूल गई क्या आप कि आज आपकी पहली रसोई की रस्म है। माँ ने आस पड़ोस के सभी लोगों को घर बुलाया है, ये बोलकर कि मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। जल्दी से जाओ, आप नहा लो और आपकी रस्म की तैयारी करो। क्या आज ही मुझे सबके लिए खाना बनाना है? लेकिन मैं तो अभी नई नई आई हूँ और मुझसे अभी क्यों खाना बनवा रहे हो? और तुम कह रही हो कि आज घर पर मेहमान भी आने वाले हैं। इसका मतलब मुझे इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। भाभी रस्म होती है और रस्म तो करनी ही पड़ेगी ना। जल्दी जाओ नहा लो, वरना आपको ही देरी होगी बाकी के काम करने में। अच्छा, माँ ने मुझे बुलाया था, मैं जा रही हूँ। मधु इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। मधु के जाने के बाद सोनिया काफी परेशान हो जाती है और नहाने चली जाती है। नहाने के बाद जब सोनिया रसोई में जाती है तो खुद से बात करते हुए कहती है, हे भगवान, अब क्या करूँ मैं? मुझे तो लगा था कई दिनों तक मुझसे तो कोई खाना नहीं बनवाएगा, लेकिन यहाँ तो शादी के अगले दिन ही मुझे रसोई में खाना बनाने भेज दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अगर मैं ऐसे ही खुद से बात करती रही ना तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। इससे अच्छा होगा कि मैं कुछ बनाना ही शुरू कर दूं। कम से कम मेरी नाक कटने से तो बच जाएगी। सोनिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो जल्दी से सबके लिए दाल चावल बनाने लग जाती है और मीठे में हलवा भी बना देती है। जब सोनिया खाना लेकर बाहर जाती है तो सबको देती है। तब सीमा की पड़ोसन खाना चखती है और मुंह बनाते हुए कहती है, आय हाय, ये क्या है सीमा? तूने तो बोला था तेरी बहू बहुत तड़कता फड़कता खाना बनाती है, लेकिन इसमें तो बस नमक और मिर्च ही है। अरे ये खाकर तो मेरा मुंह का पूरा स्वाद ही खराब हो गया। अरे तू सही कह रही है, ये तो सच में खाने लायक ही नहीं। अरे बहू, तू तो कह रही थी कि हर कोई तेरे हाथ के खाने की तारीफ ही करता है। हाय हाय, लेकिन ये खाना तो खाकर दस्त ही लग जाए लोगों को। हाँ भाभी, मुझे तो लगता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा खराब खाना बस मैं ही बनाती हूँ, लेकिन आपने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। आप तो मुझसे भी कहीं ज्यादा बकवास खाना बनाती हो। थैंक यू भाभी। अब माँ मुझे कभी नहीं कहेंगी कि मुझे कुछ नहीं आता। मुझे यही आता है और रोहन ने कहा था कि आप लोगों को खाने का शौक है, तो मैंने बस ऐसे ही हाँ कर दिया। मुझे क्या पता था वो यहाँ आप सबके आगे मेरे हाथ के खाने की तारीफ इतनी ज्यादा कर देंगे। मैं तो बस ऐसे ही खाना बनाना जानती हूँ। तो बहू, इसमें रोने वाली क्या बात है? तू इतना परेशान क्यों हो रही है? माँ जी, मैंने तो सुना है कि लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए, लेकिन मुझे तो आता ही नहीं है और आप लोगों को तो खाना भी अच्छा चाहिए होता है। मुझे माफ कर दो माँ जी। अरे बहू, तू मुझसे माफी क्यों मांग रही है? इसमें तेरी गलती थोड़ी है। और वैसे भी हम लोगों को कौन सा आता है अच्छा खाना बनाना? और पसंद होने का मतलब ये तो नहीं ना कि वो आपको आना ही चाहिए। इसका मतलब आप लोग मुझसे गुस्सा नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि बहुत तड़कता फड़कता खाना तो था ही, जिसने सबको हंसाया। बाद में लेकिन खाना खाकर रुला पहले दिया। सोनिया की पहली रसोई काफी अतरंगी होती है, लेकिन धीरे धीरे सोनिया सब सीख जाती है। चंदनपुर नाम के गांव में हरिया अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। एक बार जब हरिया की बेटी राधा का जन्मदिन होता है। बताओ राधा बेटी, आज तुम्हारा जन्मदिन है। आज तुम जो खाने के लिए बोलोगी ना, हम तुम्हें वही खिलाएंगे।
बताओ क्या खाना है तुम्हें? पापा, मुझे यहाँ कुछ नहीं खाना। वो उस दिन आप बुढ़िया आंटी के ढाबे से खाना लेकर आए थे ना एक बार, आज भी आप वहीं लेकर चलो ना मुझे वहीं पर खाना खाना है। अच्छा, तो आज मेरी गुड़िया रानी को बाहर का खाना खाना है? जी पापा, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, चलो ना हम वहीं पर खाना खाने चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारी माँ को बुला लेता हूँ, फिर हम साथ चलेंगे। ठीक है पापा। हरिया अपनी पत्नी सलोनी को बुलाता है। अरे सलोनी, आज राधा का जन्मदिन है और राधा ने मुझसे कहा है मैं उसे बाहर ले चलूं खाना खाने के लिए, तो तुम भी हमारे साथ चलो। ये तो छोटी बच्ची है, लेकिन आप तो बड़े हैं ना। इस पूरे गांव में बस आपका ही खाने का ढाबा है और वहाँ भी वो बुढ़िया मिलावट करती रहती है। बच्चे की इस जिद को मना भी कर सकते थे आप तो। बिटिया का बहुत मन है तो हम मना कैसे कर सकते हैं? वैसे भी हम वहाँ रोज रोज थोड़ी जाते हैं। चलो तुम इतना गुस्सा मत करो, आज चलते हैं, उसके बाद फिर कभी नहीं जाएंगे। हरिया अपनी पत्नी को गायत्री के ढाबे में जाने के लिए मना लेता है। कुछ देर तो वो तीनों ढाबे के लिए निकल जाते हैं। सुनिए जी, एक दाल मखनी और 8 रोटियां दे दीजिएगा। जी अभी लाती हूँ। गायत्री उनके लिए जल्दी से दाल मखनी लाती है। दाल बिल्कुल पानी थी और रोटियां बिल्कुल ही पतली। अरे खाने में मिलावट अब तो बंद कर दो। एक टांग कब्र में है, लेकिन अब भी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो आप। यहाँ एक बच्ची अपना जन्मदिन बनाने आई और आप उसे ये खिला रही हैं। मेरे यहाँ पर तो यही मिलेगा, खाना है तो खाओ, वरना जो बनवाया है उसके पैसे दो और जाओ यहाँ से। देख लिया अपनी बच्ची की बेकार जिद को मानने का नतीजा। यहाँ पैसे भी दो और खाने को ये मिले। अरे इससे तो अच्छा है इंसान भूखा ही रह जाए। काकी, आप बहुत मिलावट कर रही हो। हम आपको सालों से जानते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते, लेकिन धीरे धीरे आपका खाना बेस्वाद होता जा रहा है और ये खाना आप जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। हाँ तो मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी यहाँ किसी को बुलाया था। एक तो खुद मुंह उठाकर यहाँ चले आते हैं, फिर मेरे ही खाने में कमी भी निकालते हैं। नहीं, हमें नहीं खाना यहाँ का कोई खाना और ना ही हम कोई पैसे देंगे। अरे ऐसे कैसे पैसे नहीं दोगे? मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग मुझे कैसे पैसे नहीं देते हो। गायत्री कुछ गुंडों को बुलाती है और जबरदस्ती उनसे पैसे निकलवा लेती है। गांव के इस मिलावटी खाने से पूरा गांव परेशान था। कुछ दिनों बाद सलोनी राशन लेने के लिए आती है। अरे भैया 2 किलो चावल, 2 किलो आटा और 1 किलो दाल देना। माफ करना बहन जी, लेकिन राशन पूरा खत्म हो चुका है। क्या बात है, गांव की सभी दुकानों में मैं जा चुकी और हर कोई यही कह रहा है कि राशन खत्म हो गया। एक साथ सभी दुकान का राशन कैसे खत्म हो सकता है? बहन जी, हमारा काम तो बेचना है। और एक बूढ़ी औरत आई थी जिसका गांव में ढाबा है, उसने ही पूरा राशन ले लिया। मेरी दुकान का ही नहीं बल्कि पूरे गांव की दुकान का। ये क्या, ये मिलावटी औरत ने गांव की दुकानों का भी राशन ले लिया। अब हम लोग अपने घर के लिए राशन कहाँ से इकट्ठा करेंगे? वैसे उनसे मेरी जितनी भी बात हुई है उससे यही पता चला है कि अब वो सारा खाना अपने ढाबे पर ही बनाएगी, जिससे गांव के लोगों को मजबूरी में ही मगर उनके ढाबे पर आना पड़ेगा। ये अपनी काली करतूतों को नहीं बदलने वाली। एक तो इसके ढाबे में सारा खाना मिलावट का होता है, ऊपर से पैसे ज्यादा लेती है। अगर ये ऐसे ही करती रही तो हम गांव वालों का क्या होगा? गायत्री अपनी चालाकी से गांव की दुकानों से ही पूरा राशन खरीद लेती, जिससे गांव वालों को राशन ना मिल पाए और फिर उसमें मिलावट करके अपने ढाबे पर बेचा करती। कुछ दिनों बाद गायत्री की काफी अच्छी कमाई होती है। अरे वाह, गांव के लोगों को तो मूर्ख बनाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। गांव का सारा राशन ही जब मेरे ढाबे पे होगा तो गांव वालों को यहाँ आना ही पड़ेगा, जिसके बाद तो मेरी ऊंची दुकान और फीके पकवान में से धीरे धीरे और भी ज्यादा मालामाल हो जाऊंगी मैं। गायत्री अपने फायदे के लिए गांव वालों को परेशान करती। गांव वाले भी मासूम थे जो गायत्री की चाल में आ जाते
और गायत्री के ढाबे पर ज्यादा पैसों का मिलावटी खाना खाते। ऐसे ही कई दिन गुजर रहे थे और यही सब चल रहा था। गांव वाले भी काफी परेशान होने लगे थे। कुछ दिनों बाद आधी रात को राधा को भूख लगती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने दिन में भी कुछ नहीं खाया था और रात में भी कुछ नहीं बना। क्या आप मुझे बिना कुछ खाए ही सोने दोगी? मुझे बिना खाए ही सोना पड़ेगा क्या? नहीं मेरी बच्ची, तू भूखी क्यों सोएगी? मैं हूँ ना, तेरी माँ तेरे साथ है। मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ खाने के लिए। माँ, मुझे पता है कि घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं है, और जब घर में कुछ खाने पीने का है ही नहीं तो आप मेरे लिए कैसे कुछ बना सकती हो? तो परेशान क्यों हो रही है बेटा? जब मैं तुझे बोल रही हूँ तो तू मेरी बात मानना। ठीक है माँ। राधा अपनी बेटी को तसल्ली देकर बाहर खाने की तलाश में जाती है, लेकिन उसे किसी दुकान चौराहे पर कुछ नहीं मिलता। कुछ ना मिलने पर सलोनी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उदास मुंह लेकर घर वापस आती है। माँ, आपको भी कुछ खाने का नहीं मिला ना? मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे पता है कि मैं तेरे पिता जैसी अच्छी नहीं हूँ जो हर वक्त तुझे समझा सकूं, लेकिन मैं तेरे पापा से कम मेहनती नहीं हूँ। हाँ माँ, आप मुझे इतना क्यों समझा रही हो? मुझे अच्छे से पता है आप मुझे बहुत प्यार करती हो और मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दोगे। लेकिन वो ढाबे वाली आंटी बहुत बुरी है। उनकी वजह से पूरे गांव वाले परेशान हो गए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। वो आपसे बड़े हैं ना, और अपने से बड़ों से कोई ऐसा बोलता है क्या? ये आदत बहुत बुरी है, जल्दी सुधारो इसको। माँ, लेकिन मैंने गलत क्या बोला? उन आंटी की वजह से ही तो हमें इतना महंगा और मिलावटी वाला खाना खाना पड़ा ना। बेटा, हर कोई अपने फायदे के लिए ही सोचता है, और अपने फायदे के लिए सोचना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे फायदे के चक्कर में कभी किसी को नुकसान ना पहुंचे। और वो आंटी जो कर रही है ना, उससे तो गांव में हर किसी को परेशानी होती है, तो उन्हें सजा कौन देगा माँ? उन्हें भी तो अपनी गलती का पता होना चाहिए ना। बेटा, इसकी चिंता तुम क्यों कर रही हो? हर किसी को उसकी गलती की सजा मिलती है, वैसे ही गायत्री को मिलेगी। अब तुम इस बारे में इतना मत सोचो, और मैं उन आंटी के पास ही खाना लेने जा रही हूँ अब। सलोनी अपनी बेटी को समझाने के बाद गायत्री के ढाबे पर जाती है और उसे खाना लाकर अपनी बेटी को खिलाती है। गांव वालों को ऐसे परेशान देखने के बाद भी गायत्री पर कोई असर नहीं होता, बल्कि अब तो गायत्री को और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। कुछ दिनों बाद गायत्री के ढाबे के बाहर काफी भीड़ जमा होती है, जहाँ सलोनी भी जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी है? मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया है अब तक मैं आपको उन सब के पैसे दे दूंगी। बस मुझे गिरफ्तार मत करो, मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ। अरे गायत्री काकी, ये क्या हुआ? और ये लोग आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये लोग शहर से आए हैं। मेरे मिलावटी खाने की वजह से एक बच्चे का देहांत हो गया, इसीलिए अब मुझे ये पकड़ने आए हैं। मैंने बस लालच में आकर मिलावट का खाना बेचा और गांव का सारा राशन भी इसीलिए खरीद लिया ताकि गांव वालों के पास मेरे ढाबे से खाना खाने के सिवा कोई चारा ना रहे। देख लिया गायत्री काकी, आपके बुरे कर्मों का नतीजा। जिस धन को आप ऐसे छल और कपट से जमा कर रही थी, आज उसी धन की वजह से आपको जेल जाना पड़ रहा है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, मुझे कहीं मत लेकर जाइए। गायत्री रोती रहती है, लेकिन कोई भी गायत्री की एक नहीं सुनता और पुलिस भी उसे जेल लेकर चली जाती है।